गुड मॉर्निंग 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। आज हम इंट्रोडक्शन टू द पार्लियामेंट सिस्टम ये लेसन देखने जा रहे हैं जो आपका सिविक्स का लेसन है। ओके, तो हम जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द मशीनरी और द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एज गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस लेसन में हम गवर्नमेंट की सिस्टम कैसे काम करती है उसके बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। Okay, this question would lead, what is parliament system of government? In India we have prime minister, but why is there no prime minister in the United States of America? What is the difference between the parliamentary and presidential system of government? This question would lead us to conclude that every country has a different form of government. Before we go ahead to understand different types of government system, let us get information about main branches of government. देखिए पिछले 6th स्टैंडर्ड में या 6th स्टैंडर्ड में पहला लेसन इंट्रोडक्शन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम का ही था। उसमें आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, उसके ऑर्गन्स क्या होते हैं, अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा है तो आपको ये बताया गया था। यहाँ पर जो 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं उससे हमको ये तो पता चलता है कि डेमोक्रेसी में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। कभी प्राइम मिनिस्टर हमको दिखाई देता है, जैसे इंडिया में भी डेमोक्रेसी है तो हम प्राइम मिनिस्टर देखते हैं, लेकिन तभी अगर हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करते हैं वहाँ भी डेमोक्रेसी है लेकिन वहाँ हमको प्रेसिडेंट दिखते हैं। तो इस तरह से इतना तो बात हमको समझ में आती है कि यहाँ पर 2 टाइप्स की डेमोक्रेसी हमको दिख रही है। जहाँ पे प्रधानमंत्री होता है वहाँ पार्लियामेंट्री दिखती है और एक है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम देखने वाले हैं, लेकिन उससे भी पहले ठीक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम हमको देखना पड़ेगा। द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर इज टू मेक अ लॉज. The executive implements the laws and the judiciary provides justice. The function of these organs, their jurisdiction and limitation on their power and the interrelationship between these organs are decided by the Constitution. Okay, हमको ये पता है कि हमारी जो सिस्टम है, हमारी जो गवर्नमेंट है उसके 3 मेन ऑर्गन्स हैं। एक है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। लेजिस्लेचर लॉज तैयार करते हैं, ओके, कायदे बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव वो कायदे इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं। और जुडिशरी डिपार्टमेंट प्रोवाइड जस्टिस तैयार करता है, मतलब न्याय देता है। साथ ही में गवर्नमेंट ठीक से काम कर रही है या नहीं ये भी देखता है। लेजिस्लेचर ने जो लॉज तैयार किए हैं वो बराबर से इम्प्लीमेंट हुए कि नहीं ये भी देखते हैं, ठीक है। और इनको ये जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी, हमको ये 3 ऑर्गन्स तो दिखाई देते हैं। इस पर हमने कुछ जुरिडिक्शन और लिमिटेशंस लगाए हैं, ठीक है। क्यों? ऑन देयर पावर एंड द इंटर रिलेशन बिटवीन दीज ऑर्गन्स आर डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो 3 हमको ऑर्गन्स दिखाई देते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनके जो जुरिडिक्शन है, ठीक है, न्याय करने का अधिकार और लिमिटेशन, ठीक है, इनकी जो लिमिटेशन है, सीमाएं हैं, उनका और इन तीनों का जो इंटर रिलेशनशिप है, एक दूसरे को कोऑपरेट करने का जो सिस्टम है वो कैसा रहेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले ही डिसाइड करके रखा है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट 3 पार्ट में डिवाइड है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तीनों के अपने अपने अधिकार है, अपने अपने पावर है, लेकिन उस पावर का ये लोग गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इनका न्याय करने का अधिकार जो है और इनकी जो सीमाएं हैं, इनका जो इंटर रिलेशनशिप है वो कैसा होगा ये पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन ने तय करके रखा है। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के हाथ में भले ही पावर हो लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन को पार नहीं कर सकते। It is the nature of their interrelationship that determines the system of government adopted a particular country. अब इन तीनों का नेचर कैसा है, इंटर रिलेशनशिप कैसा है, कोऑपरेशन कैसा है, वो तय करता है कि कौन से भी कंट्री में गवर्नमेंट सिस्टम कौन सी अडेप्ट की जाए, ठीक है। There are 2 main types of government system that are followed: parliamentary system and presidential system.
हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी के दो सिस्टम दिखाई देते हैं, एक है पार्लियामेंट्री और दूसरा है प्रेसिडेंटली। पार्लियामेंट्री मतलब संसदीय शासन और प्रेसिडेंटल मतलब राष्ट्रपति शासन। अभी हम देखेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट डेवलप primarily in the England. The English constitution is an unwritten constitution. The governors is carried out the accordance with the tradition, the customs and convention. The British Parliament is an institution that has evolved over the period of a time. ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय शासन पद्धति है, इसका जनक इंग्लैंड है। इसकी शुरुआत इंग्लैंड से हुई। ये एक हमारे लिए अचंभे की, बहुत ज़्यादा सभी वर्ल्ड के लिए अचंभे की बात है कि जिस देश से डेमोक्रेसी शुरू हुई है उस देश का लिखित कॉन्स्टिट्यूशन दिखाई नहीं देता। इंग्लैंड का लिखित कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो कारभार कैसे चलता है, राजकारभार कैसे चलता है? कस्टम्स के अनुसार, जो रिचुअल्स चले आए हैं उसके अनुसार उनका कारभार चलता है, उनका राज्य कारभार चलता है। उनकी जो प्रथा परंपरा शासन चलाने की है वो अपने आप में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उनकी प्रथा परंपराएं जैसे है वही हमारे लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम है। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हैविंग इट्स रूट इन द पार्लियामेंट इज़ कंसिडर्ड एज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंग्लैंड। ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसका बेस पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट के कितने घर ये होते हैं, होम्स होते हैं? दो, एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। ठीक है, हमारे यहाँ पे दो दिखाई देते हैं। तो ये जो हम पार्लियामेंट्री सिस्टम बोल रहे हैं इनका जो बेस है वो है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट का असली घर है इंग्लैंड। पार्लियामेंट की शुरुआत ही इंग्लैंड से हुई है। India has adapted this parliamentary system. We can see some broad similarities in the parliamentary system of England and the parliamentary system of India. अब ये जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हमने भी अडॉप्ट की है, जैसे कि वैसे नहीं, उसमें चेंजेस हुए हैं, लेकिन बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ हमको इंग्लैंड और इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम में दिखाई देते हैं। But when looked at an institutional level, the Indian parliamentary system is different in the content. Let us understand the characteristic of Indian parliamentary system of government in India. अब भले ही इंग्लैंड की पार्लियामेंट्री सिस्टम और इंडिया की पार्लियामेंट्री सिस्टम सेम लगती है ऊपर देखने के लिए, लेकिन जब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को इंस्टीट्यूशनल लेवल की तरफ से देखते हैं, ठीक है, बट व्हेन वी लुक एट एन इंस्टीट्यूशनल लेवल के हिसाब से अगर देखें, थोड़ा सा जान कर देखें, इसका मतलब ये है थोड़ा सा समझे, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें, तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम से आपको अलग लगेगी। ऊपर देखने से ऐसा लगता है कि बिल्कुल सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, अब देखो ना, इंग्लैंड के लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, और हमारे इंडिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में है। ठीक है, इंडिया में मोनार्ची अभी भी नहीं है, लेकिन इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री सिस्टम होने के बावजूद भी आज भी वो राजा को अच्छा खासा मोनार्ची वहाँ पे चलती है। तो ये फ़र्क है। ये फ़र्क जानने के लिए आपको दोनों का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसकी थोड़ी सी डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। तो अब हम देखेंगे इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कि हमारी जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो हम बोल रहे हैं कि अलग है, बाबा कैसे अलग है? तो अब हम इसका पॉइंट वाइज देखेंगे। द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ अ सिस्टम ऑफ द गवर्नर्स। द लेजिस्लेचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ नोन एज द पार्लियामेंट। द इंडियन पार्लियामेंट इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। पार्लियामेंट्री सिस्टम शासन करने का तरीका है। ठीक है, जो लेजिस्लेचर है सेंट्रल गवर्नमेंट का उसी को पार्लियामेंट बोलते हैं। लेजिस्लेचर मतलब क्या? जो कायदे बनाती है वो ऑर्गन। ठीक है, हमने देखा कि लेजिस्लेचर मेक्स अ लॉ। लेजिस्लेचर क्या करता है? लॉ बनाता है। तो ये जो लॉ मेकिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम लेजिस्लेचर है, इसके बॉडी में कौन कौन होता है? इसमें कौन कौन सहभागी करता है? एक प्रेसिडेंट, दूसरे लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। इस तरह से लेजिस्लेचर में जो एक लॉ मेकिंग बॉडी है उसमें कौन कौन सहभाग लेता है? प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। दूसरा पॉइंट,
Members of Lok Sabha are directly elected by the people. The number of members in the house is fixed. हमारे यहाँ पे जो मेंबर होते हैं लोकसभा के वो हम खुद चुन के देते हैं। आपको तो पता है वोटिंग होती है, इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के, हमारे यहाँ से हम मेंबर्स चुन के देते हैं। फिर वही मेंबर्स लोकसभा में बैठकर हमारी जो तकलीफ़ें हैं, हमारी जो ये है मुश्किल है, उनको गवर्नमेंट के सामने रखते हैं। तो हम हैं जो लोकसभा के जो पीपल्स है, लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनको चुन कर देते हैं, ठीक है। लेकिन लोकसभा के नंबर ऑफ मेंबर फिक्स्ड है, मतलब लोकसभा में ज़्यादा गर्दी नहीं कर सकते हैं। मतलब हम यहाँ के 500 से 600 अगर वहाँ पे सीट चाहिए और हमने भेज दिए 2 लाख, तो ऐसे नहीं कर सकते, हमको वहाँ से चुनना पड़ता है। तो वो काम हम करते हैं थ्रू इलेक्शन। तो इसीलिए लोकसभा की जो सीटें हैं वो लिमिटेड है, नंबर सिलेक्टेड है। इलेक्शन टू लोकसभा आर हेल्ड एट अ रेगुलर इंटरवल्स. All the political parties contest this election. The party which gets more than half of the seats is considered as the majority party. इलेक्शन होते हैं, हमको पता है हर 5 साल बाद, हर एक टाइम पीरियड के बाद हमारे यहाँ पे इलेक्शन हेल्ड किए जाते हैं। हमारे यहाँ पे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो उसमें सहभाग लेती है। अगर किसी की पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, अपक्षीय है, वो भी उम्मीदवार अगर वो भारत का नागरिक है तो इलेक्शन लड़वा सकता है, ये हम सभी को पता है। और जो पार्टी आधे से ज़्यादा वोट्स से जीत जाती है उसको मेजॉरिटी पार्टी बोलते हैं। मतलब इसका मतलब है कि लोगों को वो पार्टी पसंद आई, मेजॉरिटी से उनको वोट दिए गए। जैसे 100 वोट है, 100 में से एक पार्टी को 50 वोट मिले और दूसरे पार्टी को 50, तो वो मेजॉरिटी नहीं हुई। मेजॉरिटी कब हुई कि एक पार्टी को 75 वोट मिले और दूसरी को 25, तो वो मेजॉरिटी हुई। 4th point, sometimes when no party gets a clear majority, some parties came together and to form a majority and they can establish a government. This kind of government is known as coalition government. ये जो कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती। अगर एक पार्टी को 40 वोट मिले और दूसरी को, अच्छा ये भी छोड़ो, एक को 50 वोट मिले और दूसरी को 55 वोट मिले, तो ये मेजॉरिटी नहीं हुई। 5 सीट का फ़र्क मतलब कोई मेजॉरिटी नहीं होती। कभी कभी बराबर भी हो जाता है, 50-50 हो जाते। फिर कैसे करेंगे? तो फिर जो बाकी की पार्टियां होती है उनको जोड़ के एक पार्टी बनाई जाती है और वो सरकार तैयार करती है। जैसे एक को 10 वोट मिले, ठीक है, एक पार्टी को, छोटी सी पार्टी, उसको 10 वोट मिले, रहे 90 के आधे 45, ठीक है। ऐसे वोट्स, हाँ 45 ऐसे वोट्स 2 पार्टी को मिले, तो मेजॉरिटी किसकी हुई? किसी की नहीं हुई। फिर जो 45 वाली पार्टी है वो क्या करेगी? वो 10 वाली पार्टी को अपनी तरफ मिलाएगी। फिर 45 और 10 कितने हो गए? 55 हो गई मेजॉरिटी। 40 और 55 का फ़र्क, 15 सीट का फ़र्क है, मेजॉरिटी हो गई। वो सरकार तैयार करेंगे। इस सरकार को बोलते हैं मिली जुली सरकार, ठीक है। इन दिस वे candidates directly elected by people become members of the legislature and the party in majority gets a chance to form a government. और इस तरह से जो कैंडिडेट चुन के आते हैं, ठीक है, वो मेंबर्स बनते हैं लेजिस्लेचर के। कायदा जो बनाती है उस समिति के मेंबर बनते हैं। कैसे बनते हैं? हमने तो ऊपर देखा कि वो प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा मेंबर है, किसके? लेजिस्लेचर के। लेकिन लोकसभा में कौन सी उम्मीदवार बैठेंगे? जो हम चुन के देंगे। इसका मतलब हम चुन के देंगे, वही मेंबर लेजिस्लेचर का हिस्सा होंगे एज ए लोकसभा, है ना। और जो पार्टी मेजॉरिटी से जीत के आएगी वो गवर्नमेंट तैयार करेगी। The leader of majority party becomes the prime minister. He or she select the candidate for ministerial position from among his and her colleagues. अब जो लीडर है मेजॉरिटी पार्टी, अगर मेजॉरिटी पार्टी जो पार्टी सरकार बनाएगी उसका जो लीडर है वो बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और वो जो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो अपने सभी चुने हुए मेंबरों में से कुछ मेंबर को मिनिस्टर बनाएंगे, अलग अलग खाते का, ठीक है। और कहाँ से चुनेंगे ये मेंबर्स वो मिनिस्टर बनाने के लिए? ऑफ कोर्स अपनी ही पार्टी से, जो जीती हुई पार्टी है उससे चुनेंगे। द प्राइम मिनिस्टर
and the council of minister chosen by the prime minister together form a executive in the parliamentary system of government. In parliamentary system the executive has a dual responsibility. अब आते हैं हम एग्जीक्यूटिव की तरफ. लेजिस्लेचर मीन्स व्हाट? जो कायदा बनाता है. उसमें कौन कौन है? प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा. अब लोकसभा में कौन रहेगा? जो हम चुन के देंगे. सोचने की बात है. लोकसभा में कौन रहेगा? जो हम चुन के देंगे. जो चुन के पार्टी आएगी, जो मेजॉरिटी में पार्टी आएगी, वो लोकसभा में सरकार तैयार करेगी. सरकार तैयार करेगी तो जो चुन के आई है, जो वोट जीत के आई है पार्टी, उसी का लीडर प्राइम मिनिस्टर बनेगा. ठीक है. मतलब प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का हिस्सा है, वो लेजिस्लेचर का भी हिस्सा हुआ, क्योंकि कायदा बनते वक्त लोकसभा चाहिए. ठीक है. तो अभी एग्जीक्यूटिव मतलब क्या? जो कायदा लागू करते हैं. तो लागू करते हैं वो कौन है? फिर से प्राइम मिनिस्टर और उनका मंत्रिमंडल. ठीक है. मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है वो लेजिस्लेचर में भी दिखेंगे और वो एग्जीक्यूटिव में भी दिखेंगे. जो उनका मिनिस्टर पावर है, जो उनके मिनिस्टर्स हैं, वो हमको लेजिस्लेचर में भी दिखेंगे और एग्जीक्यूटिव में भी दिखेंगे. ठीक है. तो इस तरह से ये जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है उसमें कौन आएगा? प्राइम मिनिस्टर आएगा और उसका मंत्रिमंडल. ठीक है. जो भी उन्होंने चुन के मिनिस्टर्स हैं उनके, वो आएंगे. लेकिन इस एग्जीक्यूटिव को 2 टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है. पहली कौन सी है? एज एन एग्जीक्यूटिव दे हैव टू इम्प्लीमेंट लॉज. एग्जीक्यूटिव के हिसाब से उनको जो लॉज बने हैं लेजिस्लेचर के, उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, उसका पालन करना पड़ता है, उसको लागू करना पड़ता है. As they are the members of legislature, they also have to fulfill responsibility of the legislature. और वो लेजिस्लेचर का भी हिस्सा है, इसलिए उनको वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है. एग्जीक्यूटिव भी है तो लॉ को इम्प्लीमेंट करो, और लेजिस्लेचर में भी है तो लॉ को तैयार भी करो. ठीक है. यहाँ पे हम रुक जाते हैं. थैंक यू.